गुड आफ्टरनून मैम। हाँ, गुड आफ्टरनून राम निवास, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। ठीक है, आपका इंटरव्यू कब है? 4 फरवरी। अच्छा, समय है आपके पास लगभग 1 महीना। और आपने पहली बार इंटरव्यू स्टेज तक पहुँच रहे हैं या आप पहले आ चुके हैं? यस यस मैम, पहली बार ही इंटरव्यू। चलिए बधाई हो आपको। आप थैंक यू। राजस्थान से के रहने वाले हैं, बीकानेर के, हाँ? यस मैम। अच्छा। राजस्थान का जब नाम आता है तो सीधे 2 चीज़ें मेरे ख्याल में आती हैं। एक तो टूरिज़्म, दूसरा यस महिलाओं की स्थिति। यस मैम। ये बताइए कि राजस्थान में टूरिज्म का तो ड्राइवर ये कहते हैं कि रजवाड़ों ने खोल दिया अपना, है? अपने यस पैलेसेस वगैरह खोल दिए, कॉन्टेक्ट्स खोल दिए, उस टाइप का नीश टूरिज्म था। लेकिन अब जो है वो डिप हो गया टूरिज्म में, वही उसी पे चल रहा है। तो क्या आपकी राय है इसमें? कुछ नयापन किया क्या है? कुछ सुविधाएं बढ़ाई गई हैं या उसी के मोमेंटम पे चल रहा है? और अब अन्य स्टेट्स में बेटर आ रहा है, जैसे केरला ने इन्वेंट किया गॉड्स ओन कंट्री, राइट? मध्य प्रदेश यस टूरिज्म भी बड़ा अग्रेसिवली जा रहा है, लेकिन राजस्थान में वो मोमेंटम खत्म हो गया। क्या सही है ये बात? मैम, मैं सॉरी, आपके जो पूरा वक्तव्य है उससे सहमत नहीं हूँ। राजस्थान में हेरिटेज टूरिज्म पर मेनली राजस्थान फोकस था, लेकिन अभी जो हाल के समय में स्पिरिचुअल टूरिज्म, जैसे यहाँ अजमेर दरगाह, पुष्कर मंदिर वगैरह, वो भी और इको टूरिज्म में मैम यहाँ जो 5 नेशनल पार्क है तो वो भी बढ़ रहा है। और बाकी रूरल टूरिज्म और जो ट्राइबल टूरिज्म वो भी बढ़ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब धीरे धीरे राजस्थान केवल हेरिटेज टूरिज्म के साथ साथ डाइवर्सिफाई कर रहा है इस टूरिज्म अच्छा फील्ड अच्छा, वेरी गुड। तो जरा कंपेयर करिए राजस्थान का इको और स्पिरिचुअल और उत्तराखंड का। आप उसको कंपेयर करिए। यस मैम। मैम, राजस्थान और यदि उत्तराखंड को कंपेयर करें तो राजस्थान जो स्पिरिचुअल टूरिज्म में काफी पीछे रहेगा, क्योंकि उत्तराखंड तो वैसे भी देवभूमि कहा जाता है और वहाँ जो मेन जो टूरिज्म है वो एकदम स्पिरिचुअल और ये मतलब धार्मिक टूरिज्म ज्यादा है, जबकि राजस्थान में जो टूरिज्म का एक हिस्सा ही स्पिरिचुअल है। बाकी टूरिज्म डेजर्ट बेस्ड भी है। वेडिंग वेडिंग टूरिज्म में जैसे वहाँ अभी फेमस फिल्म सेलिब्रिटी वगैरह वो मतलब वो मैरिड तो वगैरह वो होते हैं। रजवाड़ा टूरिज्म का ही एक्सटेंशन है ना, डेस्टिनेशन वेडिंग वगैरह, उसी का यस है मैम। एक्सटेंशन। और यस आपने मैम। दूसरा इको टूरिज्म आपने कहा, इको टूरिज्म कंपेयर करिए उत्तराखंड और राजस्थान का। मैम, इको टूरिज्म में मुझे जहाँ तक लग रहा है कि राजस्थान भी अच्छा कर रहा है, क्योंकि 5 नेशनल पार्क है और स्पेशली मैम जो डेजर्ट वगैरह का जो एरिया है वहाँ पे लेकिन भी। आपका सरिस्का में तो एक एक भी टाइगर नहीं मिला था, उसके बाद इनको रिलोकेट करके भेजना पड़ा। आप क्या बता रहे हैं? सब तो मार डाले उनको सबको। और आप देखिए ब्लैक बक शूटिंग एक बिल्कुल नेशनल पास टाइम हो गया है। यस मैम, ये केस आए हैं जो अनफॉर्चुनेटली गलत है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि टूरिज्म में इको टूरिज्म में राजस्थान अच्छा नहीं कर रहा। इसमें तो जरा रणथंभौर कुछ आप वगैरह में। स्टेटिस्टिक्स बताएंगे, मुझसे शेयर करेंगे? कुछ आप स्टेटिस्टिक्स शेयर करेंगे कि कितना था, कितना हो गया, और क्या स्टेप्स क्या ले रही है राजस्थान सरकार? क्या क्या कदम उठा रही है इको टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए? 3 मैम कदम इको बता दीजिए, मुख्य कदम। और 3 स्टैटिस्टिक्स, एक स्टैटिस्टिक्स बता दीजिए, कंपेयर कर लीजिए। उत्तराखंड ठीक है, उत्तराखंड में ज़्यादा फॉरेस्ट है, लेकिन से 10 साल पहले उत्तराखंड में और अब में ग्रोथ कितना हुआ है? मैम, ग्रोथ में यदि देखा जाए तो राजस्थान इसमें कितना स्टैटिकल्स प्रतिशत? मुझे अभी फिलहाल नहीं पता मैम इतना, लेकिन फिर भी राजस्थान जो है इको टूरिज्म में अभी अच्छा कर रहा है। और ये ये तो राजस्थान सरकार आपका के अनेक। आपने कह दिया ना, आपके पास कोई स्टैटिस्टिक्स है नहीं। मैं कहती हूँ नहीं अच्छा कर रहा है, बताइए। अब ये विवाद हो गया, तो अपना यस। आपने जब असहमति शुरू में व्यक्त की मेरे साथ, तो आंकड़े बताइए मुझे, यस तब मैम। मैं मान आंकड़े जाऊं। मैम इसमें यदि देखा जाए तो जो राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वगैरह है उसके अनेक मिशन भी चल रहे हैं, जिसमें कि वो मैंने मतलब आंकड़े पूछे, आप बताइए कितने कितने इको टूरिस्ट 10 साल पहले थे, कितने आज हैं? मैम इको टूरिज्म का स्पेसिफिक आंकड़ा नहीं पता, लेकिन मैम जो डोमेस्टिक टूरिस्ट जो राजस्थान में आते हैं वो 20 मिलियन के आसपास है। और और 10 बाकी साल पहले सरकार। कितने थे और आज कितने हैं? मैम सॉरी, कंपैरिजन का भी चलिए डाटा मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं, चलिए कुछ किसी और चीज की बात करते हैं, हाँ? आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर हैं, यस है मैम। ना? यस तो मैम। ये बताइए कि हाल में ड्राफ्ट डेटा लोकलाइजेशन रूल्स हुए, पब्लिक हुए हैं, पब्लिकेशन हुआ है उनका। तो उनके बारे में आपका क्या मत है? आपने पढ़ा होगा अखबार में, यस मैम। यस मैम, कुछ पढ़ा है। आइडिया है?
उसकी क्या यस कुछ कंसर्न्स हैं? तो क्या इसमें शंकाएँ व्यक्त की गई हैं? कुछ आइडिया मैम, है? तो अभी जो रूल जो ड्राफ्ट हुए हैं उसमें अनेक शंकाएं व्यक्त की गई है। एक तो ये है कि डाटा लोकलाइजेशन का मुद्दा, कि जो भी डाटा प्रोड्यूसरी है वो डेटा है, वो जो इंडियन डेटा होगा पर्सनल डेटा, तो वो बाहर उनको सर्वर में स्टोर विदेशों में नहीं कर सकती, उसे इंडिया में ही करना है, क्योंकि इसमें ये तो डाटा कंसर्न नहीं तो कोलोनाइजेशन, अच्छा है ना नेशनल सिक्योरिटी के लिए। नेशनल लेकिन उन सिक्योरिटी। रूल्स में कुछ कंसर्न्स हैं, जो यस मैम, आम नागरिक के कंसर्न्स हैं, वो क्या हैं? कुछ आइडिया है आपको? स्पेसिफिक कंसर्न्स हैं। एक तो ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टी वगैरह या उसका पॉलिटिकल मिसयूज हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए इसमें प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं है कि गवर्नमेंट कब यूज कर सकती है, कब यूज नहीं कर सकती। और नहीं, सेकंड ये, आपको कोई आइडिया नहीं आप क्या बात कर रहे हैं। मैं कुछ पूछ रही हूँ, आप कुछ और जवाब दे रहे हैं। मैं इस स्पेसिफिक सवाल है, 1 हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर रूल्स के बारे में डिक्लेयर हुए हैं, ड्राफ्ट रूल्स हैं। उसमें कुछ इस स्पेसिफिक अच्छा, कोई बात नहीं, विल मूव ऑन। मेटा और एक्स ने कुछ रिसेंटली डेटा के बारे में पॉलिसी चेंज किया है, वो क्या है? आपको आइडिया है? इसका आइडिया नहीं है। अच्छा, ये सब कनेक्टेड चीजें हैं। ओके, कोई बात नहीं। अ, आप बैडमिंटन खेलते हैं, हाँ? यस मैम। यदि मैं ये कहूं कि हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको कोई अनुशासन नहीं मानते हैं, आ जाते हैं, थोड़े फेमस हो जाते हैं, फिर वर्शिप होने लगते हैं, फिर कमर्शियल हो जाते हैं और डाउन हो जाते हैं। आप मुझे असहमति व्यक्त करेंगे, आपने पहले भी असहमति व्यक्त की, लेकिन इस बार असहमति व्यक्त करने में आप तथ्य के साथ मुझे असहमति व्यक्त करिए, यदि आपको करना है। आपका मत क्या है इसमें? यस मैम, जो आप रेस्पेक्टफुली, मैं आपसे असहमत हूँ मैम। और इसमें मुझे जहाँ तक लगता है कि इंडिया की जो फीमेल बैडमिंटन प्लेयर्स है, उन्होंने ओलंपिक्स वगैरह या कॉमनवेल्थ में भी अच्छा किया है। जैसे लेकिन साइना नेहवाल। ये बताइए, जैसे पीवी सिंधु इज द मोस्ट सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग रही है, राइट? लेकिन जब एक्चुअल बिग मैच होती है तो हमेशा हार जाती है वो, ऐसा क्यों? यस मैम। मतलब वो लड़की का क्या नाम है जो स्पेनिश है, जिससे हारी है ये यस लड़की? मैम। स्पेनिश लड़की है ना? यस मैम, अभी मैरिन, रिकॉल नहीं कर पा मैरिन रहा। कैरोलिना मैरिन या क्या नाम है उसका? तो यस। ये कभी जीत नहीं पाती, मतलब कंसंट्रेशन उस वक्त, बिग मैच टेम्परमेंट नहीं हो पाता है नहीं? यस मैम। मतलब ओलंपिक तक गई हैं, सिल्वर मेडल तक गई हैं, ब्रॉन्ज मेडल आई हैं, लेकिन वो गोल्ड के उसमें हमेशा वो बड़बड़ा जाती है, तो मैच टेम्परमेंट नहीं है। क्या आप सहमत होंगे? मैम, ऐसा नहीं है कि हम लोग अच्छा नहीं कर रहे, सिल्वर तक भी गए हैं तो मान सकते हैं, काबिलियत तो है। मतलब बहुत बैडमिंटन में अच्छी हम, बात है, 135 से 140 करोड़ के लोग एक सिल्वर मेडल पे खुश हो जाते हैं, राइट? कितने मेडल्स हम पाए? अभी कितना मैम जो कंटेस्ट? हम्म। जैसे अच्छा, बैडमिंटन में यदि अभी ओलंपिक्स का स्कोर देखा जाए तो हमने एक सिल्वर मेडल जीता है और दो ब्रॉन्ज जीते हैं, जबकि इस बार जो पेरिस ओलंपिक्स हुआ उसमें बैडमिंटन से कोई भी पदक नहीं था। चाइना ने और कितने लिए? यस मैम। चाइना ने चाइना कितने लिए? चाइना ने मैम अभी हमारी जो, आबादी तो चाइना से ज्यादा है ना अब, तो यस मैम, चाइना ने कितने पदक जीते? मैम अभी पेरिस ओलंपिक्स है उसमें चाइना के जो 40 गोल्ड है, 40 गोल्ड है, जबकि तो मैं यही कंपैरिजन कर रही हूँ, इसी से मैं ड्रॉ कर रही हूँ। चाहे क्रिकेट आइकन हो, चाहे टेनिस आइकन हो, चाहे बैडमिंटन आइकन हो, चाहे फुटबॉल आइकन बन जाते हैं, आइडल बन जाते हैं, कमर्शियल करने लगते हैं और डिसिप्लिन नहीं रहता है फिर। अब मैम आप इसका, देखिए, पिछले हफ्ते विराट कोहली और राहुल शर्मा और तीसरा कौन था, तीनों बिल्कुल जीरो हो गए। अब वी आर यस हैविंग अ मैच विदाउट अ प्लेइंग कैप्टन ना। यस यस मैम, मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले मैम जो इंडिया में ना सोशल परसेप्शन है ना, वो स्पोर्ट्स के बारे में इतना पॉजिटिव नहीं है, कि वो इसको करियर, एज ए करियर के रूप में परस्यू करने में एक्चुअली मुश्किल का सामना करते हैं। ऑन द अदर हैंड, मैं आपसे रिस्पेक्टफुली असहमत हूं कि अब वो परसेप्शन बहुत चेंज हो रहा है, लोग करियर स्पोर्ट्स पर्सन बन रहे हैं। एनीवे, चलिए आगे चलते चाइना हैं, थोड़े के पास। सीरियस मैटर्स पे चलते हैं। आप एग्रीकल्चरल फैमिली से हैं, हाँ? यस मैम। तो ये बताइए, क्या एग्रीकल्चर पे इनकम टैक्स लगना चाहिए या नहीं? मैम जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ कि जो एग्रीकल्चर इनकम, जैसे कई कई ऐसा देखा जाता है कि जो नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जैसे कोई व्यापारी वगैरह है और वो भी एग्रीकल्चर इनकम से यदि कुछ कमा रहे हैं, तो फिर उन पे इनकम टैक्स लगना चाहिए। और जो अच्छा, रिच फार्मर्स, व्यापारी को लगना चाहिए एग्रीकल्चर इनकम पे और फार्मर को नहीं लगना चाहिए, ये कह रहे हैं आप? यस मैम, जो स्मॉल ये एंड तो बड़ा मार्जिनल फार्मर इनइक्विटेबल है। प्रिंसिपल है। यस मतलब मैम। बड़ा फार्मर है जो करोड़ों कमाता है, उस पे टैक्स नहीं लगेगा, और व्यापारी, सपोजिंग 40 लाख का व्यापारी, उस पे लग जाएगा। ये तो कहीं कहीं की बात रही नहीं।
मैम मुझे बोलने का समय दीजिए। मैं हाँ ये बिल्कुल बोलना चाह बोलिए। रहा हूँ, मैम जो रिच फार्मर है, जो एग्रीकल्चर से एक अच्छी खासी इनकम कमा रहे हैं, तो उनको उनको एक इनकम टैक्स के स्लैब में लाया जा सकता है मैम। और इसमें, और जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है उनको इनकम टैक्स से, जो एग्रीकल्चर से वो कमा रहे हैं, क्योंकि वो इतना नहीं कमा रहे, तो तो फिर। आप ये कह रहे हैं कि इनकम इनकम स्लैब होना चाहिए, और आप ये भी कह रहे हैं कि आदमी के व्यवसाय पे निर्भर करेगा। अभी भी कह रहे हैं आप, या आप सिर्फ स्लैब पे बात कर रहे हैं? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि इसमें जो इनकम टैक्स है वो एक प्रोग्रेसिव है, क्योंकि इसमें जो इनकम ये देखी जाती है, इनकम यदि ज्यादा नहीं है तो नहीं, एक मिनट एक मिनट। जो मुद्दे पर सवाल का जवाब दीजिए, लेट्स नॉट गो इट अ टेंजेंट। आपने ये कहा कि व्यापारी जो है उस पे इनकम टैक्स लगना चाहिए, और जो फार्मर है उस पे नहीं लगना चाहिए। फार्मर में फिर आपने फर्दर किया कि रिच फार्मर एक कट ऑफ के ऊपर उस पे लगना चाहिए, पुअर फार्मर पे नहीं लगना चाहिए, है ना? उसका उसमें तो दो राय किसी की राइट थिंकिंग पर्सन की हो नहीं सकती। लेकिन व्यापारी वाली बात आप अभी भी कहेंगे, या आप नहीं कहेंगे कि भाई व्यापारी को भी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी दैट यू कैन कैरी आउट एनी वोकेशन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट? मैं व्यापारी हूं और मैं एग्रीकल्चर करना चाहता हूं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? मैम इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये राइट टू प्रोफेशन वगैरह जो काम करने का अधिकार है उसमें भी शामिल है। और तो जहां तक मैं अगर मुझे। व्यापारी हूं और मैं एग्रीकल्चर करना चाहता हूं और मुझे टैक्स होना चाहिए, भले मेरी इनकम 2 लाख की हो। नो 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 मैम, यदि इनकम एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से ज्यादा है व्यापारी की हम्म, एग्रीकल्चर इनकम, तभी ही लगना चाहिए, चलिए। अदरवाइज नहीं तो लगना चाहिए। व्यापारी और नॉन व्यापारी इज नॉट इम्पोर्टेंट आपके हिसाब से, वो है एक इनकम थ्रेशोल्ड होना थ्रेशोल्ड, चाहिए। यस मैम, चलिए, उसके ऊपर है तो लगना चाहिए मैम। ठीक है ठीक है। आप साइंस के क्षेत्र से हैं, अब रिसेंटली स्पेस डॉकिंग मिशन हुआ है, यस मैम। उसकी क्या अहमियत है? यस मैम, अभी इसरो ने जो 28 दिसंबर 2024 को ये जी जी स्पेसएक्स नाम का मिशन था, वो लॉन्च किया जी है। और इसमें जी। मैम जो अभी हम चंद्रयान 4 2027 में हम प्लान कर रहे हैं, तो उसमें ये हेल्प करेगा स्पेशली, चंद्रयान 4। किस तरीके से हेल्प करेगा? यस मैम, इसमें जो हम प्लान कर रहे हैं कि मून से जो सैंपल लाने की कोशिश करेंगे, तो उसमें ये डॉकिंग मिशन काम आएगा। और सेकंड, जो 2035 में हम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन पर प्लान कर रहे हैं, तो उसमें भी ये डॉकिंग मिशन है, वेरी वो गुड हेल्पफुल वेरी रहेगा। गुड। मैं आपसे कहूं कि 3 लैंडमार्क्स हमारे स्पेस प्रोग्राम के लिए दीजिए। कौन 3 लैंडमार्क्स आप दीजिए मुझे, जो आप सबसे इंपॉर्टेंट समझते, केवल 3। 1 2 3, 3 सेंटेंसेस। यस मैम, एक तो चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान 1, उसमें मैम हमने ये किया था। चंद्रयान 1 में ये किया था कि हमने जो मून का ऑर्बिट है उसमें मतलब हमने जो एक स्पेस क्राफ्ट है वो भेजा था। और अच्छा। सेकंड में जो चंद्रयान 3 है, उसमें हमने साउथ पोल पे जो लैंडिंग किया है, वो भी एक काफी बहुत इंपॉर्टेंट मिशन था मैम। और हाँ हाँ। थर्ड की बात यदि मैं करूं, तो एक एंटी सैटेलाइट मिशन ऑपरेशन शक्ति नाम से लॉन्च हुआ था, वो भी क्योंकि उसमें जो इंडिया की टेरिटरी के ऊपर यदि कोई दुश्मन देश यदि सैटेलाइट भेजेगा, तो इंडिया उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये आई थिंक ये 3 इंपॉर्टेंट। चलिए, वेरी गुड। आप यू आर एंटाइटल्ड टू योर ओपिनियन इन दैट, वेरी गुड। मैं अपना लास्ट क्वेश्चन, यस नेहरूवियन इकोनॉमिक्स, मनमोहन इकोनॉमिक्स, मोदी इकोनॉमिक्स, 2 2 सेंटेंस में बताइए क्या अंतर है? यस नेहरूएन इकोनॉमी मैम, इसमें तो ये नॉर्मली ये देखा गया कि वो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों को बैलेंस करते हुए चल रहे थे। इसमें मैम ऐसा था कि जो हेवी दो इंडस्ट्री है वो सेंटेंसेस जो। अलाउड है आपको, 2 वाक्य केवल। यस मैम, इसमें मैम ऐसा किया गया कि सोशलिज्म पे भी बेस किया गया, क्योंकि उस टाइम हम भारत आजाद हुआ था, और हम जो गरीब पॉपुलेशन है अ, उसको ध्यान में रखते हुए हमें ये पॉलिसी थी। बाकी मैम जो मनमोहन सिंह के समय जो इकोनॉमी थी, उन्होंने इकोनॉमी को लिबरलाइज वगैरह उसमें सहयोग दिया, तो उससे उसके कारण जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ा था। और एक प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये भी इम्प्रूव हुआ। और हाँ जी। और जो मैम नरेंद्र मोदी के टेन्योर में जो इकोनॉमिक्स है, उसमें मैम हमने ये देखा कि हमारी इकोनॉमिक्स है वो मतलब जो एक एमएसएमई सेक्टर वगैरह, या जो मतलब इंडस्ट्री में जो लो लेवल पे काम कर रहे हैं, उनके रिलेटेड ज्यादा बेटर था। और और बाकी यदि। थैंक यू। गौरी शंकर जी। रामनिवास, कैसे हैं आप? यस सर, ठीक हूँ सर। ठीक है। गुड आफ्टरनून। अभी आप हिंदी में ही बोलिए। अब आप क्यों गुड आफ्टरनून क्यों बोल रहे हैं आप? हैं? यस, आप नमस्कार बोलिए।
नमस्कार तो सर। आपका माध्यम हिंदी है तो आपको ज्यादा से ज्यादा हिंदी के शब्द ही काम में लेने चाहिए, अच्छा लगेगा उससे। यस सर। अच्छा, आप इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियर रहे हैं, इसमें आपने एम मास्टर्स भी किया है, इसमें एमटेक किया है। तो मेरे को ये बताइए कि डोमेन नेम जो इश्यू होते हैं वो कौन इश्यू करता है? जैसे आप ईमेल आईडी लेते हैं या किसी देश के नाम में, जैसे इंडिया का मिलता है आईएन मिलता है, किसी का आईआर मिलता है ईरान का, ये कौन इश्यू करता है? सर इसका एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन आप यदि अनुमति दे तो मैं गेस कर सकता हूँ। बताइए, गैस करिए। आई थिंक इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन, ITU। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत गैस। सॉरी सर, फिर नहीं पता। अच्छा, इसको सोचेगा, बाद में बताएंगे। अच्छा, दूसरा ये बताइए कि आप बीकानेर के रहने वाले यस सर। हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसमें बीकानेर की कौन कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो महत्वपूर्ण है, जो आनी चाहिए? सर एक तो मैं बीकानेर स्पेशली भुजिया उद्योग के लिए फेमस है, भुजिया नमकीन। तो हाँ। मैं उसको मतलब प्रमोट करने के लिए, और बाकी सर हैंडीक्राफ्ट में भी है। जैसे GI टैग मिला है उस्ता कला में। उस्ता कला जो एक्चुअली जो ऊंट वगैरह होते हैं सर यहाँ के बीकानेर में, तो उन पे अलग अलग बेल बेल बूटे चित्रकारी वगैरह की जाती है। तो वो आई थिंक उस्ता कला और भुजिया उद्योग, ये दो प्रोडक्ट है वो। और कुछ नहीं है? और बताएं, बीकानेर की और भी कुछ प्रोडक्ट। यस सर। इसमें बीकानेर में सर सेरेमिक इंडस्ट्री में भी अच्छा कर रहा है, इसमें जो टाइल्स बीकानेर वगैरह। के रसगुल्ले भी बड़े फेमस हैं। यस सर, रसगुल्ले भी फेमस है, मावा कचौरी भी है, घेवर भी है, हाँ, तो ये फिर आपको चीजें। बताना चाहिए ना, आप बीकानेर के रहने वाले हैं, आपकी वहाँ की प्रोडक्ट्स बतानी चाहिए। हमको सबको भूख लग रही है अब। हाँ। अच्छा, आपका ऑप्शनल क्या था ये? इससे पता नहीं लग रहा आपके डेफ से। हिंदी साहित्य। हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य सर। हेलो। आपका हिंदी। ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था? हिंदी लिटरेचर। हिंदी लिटरेचर। यस सर। अच्छा अच्छा। तो मैं दो पंक्तियां बोलता हूँ एक कविता से, जो बड़े विख्यात कवि की कविता है। वो बोलिएगा कौन है कवि। यस सर। खम ठोक ठेल लेता नर जब पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। बहुत विख्यात कवि है। सर मैं यहाँ पे दो कवियों के बीच कंफ्यूज हूँ मुख्यतः। मैथिली बताइए। शरण गुप्त जी या फिर रामधारी सिंह दिनकर जी, इनकी कविता है इनमें से कोई। हाँ, ये रामधारी सिंह दिनकर की कविता है और ये बड़ी विख्यात कविता है। आपको दूसरी। हिंदी साहित्य में अगर आपका इंटरेस्ट है तो याद होना चाहिए आप। ये मानसरोवर क्या है? अ, सर मानसरोवर जो तिब्बत में एक क्षेत्र है जहाँ से अनेक मैं नदियां भी। हिंदी साहित्य की बात कर रहा हूँ मैं। ये सर इसमें सर जो नागार्जुन जो कवि है, उन्होंने मानसरोवर की यात्रा की थी और हिमालय के अनेक वृत्तांत भी लिखे थे, तो आई थिंक वहां से आप कनेक्ट कर रहे हो। नहीं नहीं, कुछ और भी है। सॉरी सर मुंशी अभी। प्रेमचंद का नाम सुना है आपने कभी? यस सर। है? यस सर। उनकी कविताओं का संग्रह को क्या कहते हैं? सर उनकी आई थिंक सर कविताओं का संग्रह जो है उसको मानसरोवर कहा जाता है। उनकी 300 400 कविताएं, कहानियां, सर कविताएं नहीं है, कहानियों के संग्रह को मानसरोवर कहा जाता है। सर कहानियों को संग्रह को आई थिंक जो मैं याद कर रहा हूँ प्रेम मंजूषा कहा जाता है सर। नहीं, आप जरा दोबारा देखिएगा। यस सर। मानसरोवर नाम दिया गया है सर। मुंशी प्रेमचंद की जो कहानियां हैं उनके ऊपर। ठीक है। अच्छा, ये बताइए आप, अभी आप कृषि के बारे में बात कर रहे थे। तो ये कृषि, 3 कृषि कानून सरकार लाई थी और फिर वापस वो एजिटेशन की वजह से वापस उनको लेना पड़ा। तो आपका क्या व्यू पॉइंट है, वो कृषि कानून देश के लिए अच्छे थे या नहीं थे? सर जहाँ तक मैं कृषक परिवार से संबंध रखता हूँ, और जो 3 फार्म लॉ थे, वो मेरे हिसाब से सर देश और जो अपने देश के किसान हैं उनके लिए हित में थे। लेकिन ज्यादा पॉलिटिकल विद्रोह है
और गवर्नमेंट को अपने जो इलेक्शन वगैरह उनको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट को बैकफुट पे आना पड़ा और वापस लेने पड़े सर। अच्छा, तो ये कानून अच्छे थे लेकिन उनको ला नहीं सके वो। यस सर। तो अभी मेरे भी जहाँ ये तक मेरा मानना है कानून पंजाब अच्छा के तो। किसान अभी भी एजिटेशन कर रहे हैं। आपका क्या व्यू पॉइंट है एमएसपी के ऊपर, क्या आपकी राय है? सर जो एमएसपी अभी क्या होता है, क्या राय है आपकी? सर मिनिमम सपोर्ट प्राइस सर 1965 में लक्ष्मीकांत झा समिति की सिफारिश पे ये लागू किया गया था। इसमें हम्म। जो किसानों को जो फसल है उसका मार्केट रिस्क है ना उसको मिनिमाइज करने के लिए गवर्नमेंट अपनी तरफ से ये फसल उत्पादों को प्रिक्योर करती है। और इसमें जो मेन अभी सर जो पंजाब में किसान विद्रोह हो रहा है वो एमएसपी के लीगलाइजेशन की वजह से हो रहा है कि लीगलाइज तो उनको। सरकार लीगलाइज क्यों नहीं कर रही है? सर इसके अनेक कारण हो सकते हैं कि फर्स्ट कारण है कि गवर्नमेंट अभी ये चाहती है कि फिजिकल डेफिसिट भी हमारा अभी 4% के आसपास है। और हम एमएसपी पे ही यदि लीगलाइज करेंगे तो गवर्नमेंट पे और ज्यादा मतलब खर्च गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा उस पे। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि यदि एग्रीकल्चर पे एक्सपेंडिचर किया जाए तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, ना कि ये एमएसपी को लीगलाइज करके के माध्यम से एक्सपेंडिचर हो। तो आई थिंक ये। आपको कुछ आइडिया है कि कितना भार पड़ेगा सरकार पर अगर सारी एमएसपी को लीगलाइज कर दे? सर मैंने जो न्यूज़पेपर में एडिटोरियल पढ़ा है उसमें लगभग बताया जा रहा है कि 50,000 करोड़ प्रति वर्ष के आधार पे इतना गवर्नमेंट पे मतलब रेवेन्यू का लॉस मतलब रेवेन्यू और खर्च इसका करना पड़ता कोई कोई अंतरराष्ट्रीय असर भी होगा इस चीज का? है। यस सर। इसमें डब्ल्यूटीओ वगैरह है वो इसमें मेन जो रेड बॉक्स सब्सिडी के माध्यम से मुद्दा उठा सकते हैं कि ये जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसमें मतलब डिस्टोर्टरी कदम हो सकता है कि वो उनको बाधा पहुंचाए। तो आई थिंक डब्ल्यूटीओ का मुद्दा मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, ये बताइए राजस्थान में कितने नेशनल पार्क्स हैं? आप इको टूरिज्म की बात कर रहे थे अभी, सर नाम 5 बताएं नेशनल एक दो के। हैं? रणथंबोर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क और मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। वेरी गुड, वेरी गुड। 5 नेशनल पार्क हैं। ये डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पर है? सर ये पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर में। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे ये है कि ओलिगोपोली और मोनोपोली, इसमें क्या फर्क है? सुना है ये नाम कभी आपने? सर मोनोपोली का मतलब तो यही होता है कि जो शादी के जो एक मैरिज इंस्टीट्यूशन में मतलब एक पत्नी प्रथा मतलब कि एक पुरुष एक। मोनोपोली, नहीं नहीं, कहीं मोनोपोली और ओलिगोपोली, आप कहाँ इसको ले जा रहे हैं? ये अर्थशास्त्र के शब्द हैं ये। सॉरी सर इकोनॉमिक्स फिर। थोड़ी बहुत नहीं जानते आप? बिल्कुल भी नहीं जानते? नहीं सर जानता हूँ लेकिन ये मैंने सर यदि आप हिंदी में बताते तो मैं फिर भी इसको मैनेज कर। अब यस सर सॉरी सर अब मैं समझ गया। मोनोपोली का मतलब होता है सर एकाधिकार कि कोई कंपनी है जैसे किसी भी क्षेत्र में कोई कंपनी है वो अकेला अच्छा कर रही है जैसे कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में एलएनटी वगैरह कंपनी है तो उसकी मोनोपोली मानी जा सकती है जो। तो इस हिसाब से एकाधिकार की आप बात कर रहे हो सर। ओलिगोपोली क्या होता है? सर ओलिगोपोली के बारे में इतना नहीं पता लेकिन आई थिंक इसमें एक से ज्यादा प्लेयर होते होंगे मे बी। हाँ, इसमें 3 4 बड़े प्लेयर होते हैं, वो कंट्रोल करते हैं। जैसे अपना ये आपकी जो ये इंडस्ट्री है ना, जो आपका गैस सप्लाई करती है और डीजल सप्लाई करती है या पेट्रोल सप्लाई करती है, इनके 4 5 6 कंपनीज हैं जो पूरा कंट्रोल करती हैं पूरे मार्केट। पीएससीएल एचपीसीएल वगैरह मैं समझ रहा हूँ इससे। हाँ, तो ओलिगोपोली में 5 6 कंपनियों का कंट्रोल होता है, मोनोपोली में एक कंपनी का कंट्रोल होता है। सॉरी सर। अच्छा, आप ये चाहेंगे कि भारत में एमएनसी तो समझते हैं ना, यस मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, यस। भारत में भी ऐसे कॉरपोरेशंस बने? आप चाहेंगे ये? यस सर मैं भी ये चाहूंगा कि जैसे इंडिया के अलग कंपनियां हैं जैसे टाटा और एयरटेल वगैरह ये मतलब विदेशों में भी सर्विस देती है अफ्रीका वगैरह यूरोप वगैरह। तो ये भी इंडिया की बड़ी एमएनसीज है।
हाँ, तो कुछ लोग इनका विरोध करते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं होनी चाहिए। आपका क्या विचार है इसके बारे में? सर मेरा मानना है कि भारत में संविधान के तहत व्यवसाय का अधिकार दिया गया है, तो कोई भी एंटरप्राइज है वो अपने आप को एक या एक से अधिक देशों में भी विकसित कर सकता है। और इंडिया को इससे सर अनेक। लेकिन वो भारत के लिए अच्छा है या नहीं है, ये बताएं आप। ये सर भारत के लिए भी अच्छा है, क्योंकि इंटरनेशनल यदि हम अरीना में देखा जाए तो फिर वो अनेक जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे भी स्थापित है उनके प्लांट, तो फिर यहाँ पे भी इम्प्लॉयमेंट और इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा, धन्यवाद रामनिवास जी। थैंक यू सर। धन्यवाद। हेलो रामनिवास। यस सर। रामनिवास, आप बताएं कि हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी होती है और उसको दूर करने की कोशिश भी करते हैं। आप में कोई ऐसी कौन सी दो कमियां हैं जिसको आप दूर करने का प्रयास कर रहे हैं? यस सर। सर पहली कमी तो ये है कि मैं अपने इंजीनियरिंग डेज से ही सर रात्रिचर प्राणी बन गया हूँ, कि मैं नाइट में ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। और इसकी वजह से सर मुझे एग्जाम के टाइम में भी मतलब समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मैं दिन में इतनी एफिशिएंट नहीं हो पाता, एफिशिएंसी मेरी लो होती है। तो इस दिशा में सर मैं अभी फिलहाल अपने घर से ही मैं रात को जल्दी सोने की मतलब प्रिपेयर करता हूँ, कि मैं रात को जल्दी सो जाऊं और सुबह अर्ली मॉर्निंग में जल्दी उठ जाऊं। और सेकंड प्रॉब्लम सर, मैं खाने के लिए कभी कभी मतलब चूजी हो जाता हूँ, कि मुझे मारवाड़ी डिश वगैरह वो मतलब ज्यादा अच्छी लगती है, तो फिर मैं दिल्ली में अपने आप को इतना कंफर्टेबल महसूस नहीं करता। ओके। रामनिवास, अक्सर कहते हैं कि आप जैसे इंटरव्यू में अभी कौन सा अटेम्प्ट है आपका इंटरव्यू में? सेकंड टाइम या फर्स्ट नहीं टाइम है सर, आपका? फर्स्ट फर्स्ट। इंटरव्यू। फर्स्ट इंटरव्यू है। यस और कहते हैं कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है भाषा को लेकर के। आपको लगता है कि एक हिंदी भाषा जो है, हिंदी बेल्ट वाले बच्चों के लिए एक चैलेंज बनता जा रहा है सिविल सर्विसेज में आना? आप इसको सर। किस नजर से देखते हैं? क्या ये वाकई सही है? सर इसमें मैं रेस्पेक्टफुली आपसे असहमत हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि सिविल सेवा में इस परीक्षा में लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है। इसमें सर अनेक केस ऐसे भी देखे गए हैं कि इंटरव्यू में हिंदी मीडियम कैंडिडेट के भी 200 प्लस मार्क्स आए हैं। और जो बोर्ड होता है वो बहुत ही कॉर्डियल होता है, और वो आपको आपके नॉलेज आपकी पर्सनैलिटी को टेस्ट करता है, ना कि आपके लैंग्वेज के क्राइटेरिया को, कि ये हिंदी बोल रहा है ये इंग्लिश बोल रहा है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो कोई डिस्क्रिमिनेशन यूपीएससी के लेवल पे नहीं होता सर। बहुत अच्छी बात। राजस्थान के ऐसे कौन से मूल्य हैं जो आपने राजस्थान से मूल्य ग्रहण करे हैं और उसको प्रशासन में आप लागू करने का प्रयास करेंगे? यस सर। सर एक तो फर्स्ट मूल्य है एडेप्टेबिलिटी सर। आई थिंक सर राजस्थान में हमें प्राकृतिक रूप से पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। और हमने इसके लिए अपने आप को एडेप्ट भी कर लिया है, कि हम लोग जैसे जो वर्षा जल है उस पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। तो आई थिंक प्रशासन में भी एडेप्टेबिलिटी की, हम रिसोर्सेज हमारे पास कम है लेकिन फिर भी हम उसको मैनेज कर रहे हैं, मतलब मैनेज करते हुए और मैक्सिमम आउटपुट की ओर आउटकम की ओर हम जाना चाह रहे हैं। और सर सेकंड यदि हम बात करें तो राजस्थान के जो कल्चरल वैल्यूज है, तो वो भी मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासनिक अधिकारी के रूप में वो भी मूल्य काम आ सकते हैं। और इसमें सर यदि हम देखा जाए तो भारत में जो अनेक कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको भी हम सर प्रमोट कर सकते हैं। जो जैसे जागरूकता फैला के या फिर कोई फेयर एंड फेस्टिवल वगैरह आयोजित करके, तो आई थिंक ये वैल्यूज है वो राजस्थान की अच्छी मानी जा सकती इंडिया में तिब्बत से दलाई लामा आए थे, जिसकी वजह से हमारे चाइना के साथ थोड़े संबंध जो है खराब होने का एक कारण दलाई लामा भी कई लोग मानते हैं। है। यस सर। आज शेख हसीना जो है बांग्लादेश से आई हैं। यस आप सर। इन दोनों परिस्थितियों को क्या एक समान देखते हो? दलाई लामा वहां से आए और यहाँ से शेख हसीना आई, वहां के साथ उनसे संबंध खराब हुए, यहाँ शेख हसीना के आने की वजह से बांग्लादेश। क्या इसको आप इन दोनों परिस्थितियों को किस नजर से देखते हो? क्या समानता देखते हो, क्या अंतर देखते हो इनमें आप? यस सर। सर समानता तो ये है कि इंडिया एक सर सहिष्णु एक मानवतावादी राष्ट्र होने के कारण जो भी सर जो मेन रिफ्यूजी वगैरह जो आ रहे हैं जो असाइलम की मांग कर रहे हैं,
तो एक मानवतावादी दृष्टिकोण से देखा जाए तो उनको शरण देनी चाहिए, क्योंकि सर दलाई लामा को भी उस समय चाइना की जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है उससे जान का खतरा था, और वहीं सर शेख हसीना का भी सर बांग्लादेश की जो अभी इंतरिम गवर्नमेंट है वो भी उनको नेगेटिव अर्थ में उनको मतलब प्रोसिक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब मुकदमा वगैरह ये करवाने की। तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हुई है 2013 में, तो उसके तहत सर हम ऐसा कर सकते हैं कि जो उन पे जो मुकदमा चले वो इंडिया में ही मतलब ऑनलाइन या फिर इंडिया में वो रहे और वो उनके माध्यम से ही चले, ना कि यदि हम बांग्लादेश को सौंप देंगे तो जो शेख हसीना का इंडिया के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन था इंडिया के जो जो जनता या फिर जो पॉलिटिशियन है उनके साथ, तो फिर आई थिंक ये लगता है कि उनको मतलब इंडिया को शेख हसीना को नहीं सौंपना चाहिए, और यहाँ पे सर दलाई लामा का साथ जो अप्रोच हुआ था वही शेख हसीना के साथ फॉलो करना चाहिए। सपोज आप कोई काम कर रहे हैं और आपके सीनियर ने आपको डांट दिया, और पब्लिकली डांट दिया, और ऐसी चीज के लिए डांट दी जिसमें गलती आपकी थी भी नहीं। यस तो सर। उस परिस्थिति में आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करेंगे? सर जहाँ तक इस परिस्थिति में मेरी कोई विशेष गलती भी नहीं है और सीनियर ने डांट दिया है, तो सर इसमें मैं ऐसा कर सकता हूँ कि सर को मतलब एक स्पेसिफिक रीजन बता सकता हूँ कि सर इसमें मुझे मेरी कोई गलती भी नहीं थी, और आपके वो द्वारा सुनने को तैयार ही नहीं है, वो सुनने को तैयार ही नहीं है, गुस्से में है और आपको डांट रहे हैं, आप क्या करोगे? सर इसमें जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी कोई गलती भी नहीं है, तो फिर मैं उनसे कम्युनिकेशन स्थापित करके उनको बोलूंगा कि सर मेरी कोई इसमें गलती भी नहीं थी, और जो इसमें वो सपोज कम्युनिकेट कर ही नहीं रहे आपसे और डांट ही जा रहे हैं, वो इस सिचुएशन में नहीं है कि कम्युनिकेशन स्टेब्लिश हो सके अब। सर इसके लिए फिर अलग से कोई विकल्प स्थापित हो सकते हैं सर कि जब सीनियर्स उनको सर ऐसा लगे कि जब उनको यदि ऐसा पता लगेगा कि इनकी कोई गलती नहीं थी, तो वो सर आई थिंक हृदय परिवर्तन वगैरह के माध्यम से उनको ऐसा लग सकता है कि जो जूनियर है उनकी कोई विशेष गलती भी नहीं थी और मैंने डांट दिया, तो सर आई थिंक हृदय ओके, परिवर्तन। ठीक। ये वक्फ बोर्ड के बारे में, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के बारे में बहुत बात चल रही है, सुना है आपने इसके बारे में? यस सर, सुना। क्या मुद्दा है इसमें, क्या परेशानी है इस कान बिल के अंदर लाने में? सर इसमें अनेक मुद्दे थे, जैसे एक तो ये था कि वक्फ बोर्ड है वो अनेक जो अन्य रिलीजन की जो प्रॉपर्टी है या फिर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी, उस पे भी वो दावा पेश कर देते हैं कि ये भी वक्फ बोर्ड से संबंधित है। जैसे सर केरला में अनेक केसेस देखे गए हैं ऐसे नहीं, आपकी कि नजर वक्फ। में ये जो सरकार ला रही है, ये सही कर रही है कानून लाके, आपको लगता है? यस सर, इस मुझे लग रहा है कि जो अमेंडमेंट अभी हो रहे हैं तो वो मैं उसके पक्ष में हूँ, क्योंकि इसके सर वक्फ बोर्ड है उसका मिसयूज, उसके माध्यम से सर जो प्रॉपर्टीज है उसका मिसयूज वगैरह ज्यादा हो रहा था कि इसमें सर ओके। रिलीजन के आधार पे प्रॉपर्टी को एक्वायर करना वगैरह, तो वो ज्यादा, तो मैं सर समर्थन करूंगा इसका। जो इसका जो है विरोध कर रही है, वो लोग कह रही हैं कि उनके धार्मिक अधिकार जो संविधान उनको देता है अनुच्छेद 25 से 28 में, उनका हनन हो रहा है, उनका ये कहना है। आप इस बात से सहमत प्रकट करते हैं, इस बात से सहमति प्रकट करते हो आप? सर इंडिया का जो मतलब संविधान में जो नेचर है वो सर धर्मनिरपेक्षता का है, तो सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी धर्म के आधार पे किसी को टारगेट करने का उनका कोई मंतव्य नहीं है, और किसी भी कानून चाहे मुस्लिम धर्म से हो चाहे और अन्य धर्म से हो, यदि किसी भी बोर्ड या किसी भी चीज का यदि मिसयूज होगा तो गवर्नमेंट उसको मतलब सुधार करेंगे उसमें। सुधार करने के लिए कदम उठा सकती है सर। अच्छा रामनिवास, लोकतंत्र आपकी नजर में क्या है? यस सर। सर एक तो ये है कि लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, इसमें सर जो जनता होती है वो स्पेशल जो सर्वशक्ति उसी के पास होती है, और वही अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं जो कि विधि निर्माण करके देश की लॉ एंड ऑर्डर और देश की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको मेंटेन करती है। इसका मतलब देश के अंदर जो मेजोरिटी चाहेंगे, बहुमत चाहेंगे, लोकतंत्र में वही होता है। यस सर, इसमें जो अगर जनता है वो जिस पार्टी के ज्यादा फेवर में होती है तो वही पार्टी शासन करती है। कुछ लोग भारत में हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं,
यस और सर। कहते हैं ये लोकतंत्र है, लोग जैसा देश बनाना चाहें वैसा बना सकते हैं। और हम लोग इस परिस्थिति को, इस मांग को किस नजर से देखते हैं कि वो तो कह रहे हैं लोकतंत्र देश है और लोग जैसा देश चाहे वैसा बना सकते हैं। सही बोलते हैं क्या ऐसे लोग? सर इसमें मैं संविधान की कुछ व्याख्याएं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि भारतीय बताइए। संविधान की प्रस्तावना में ये धर्मनिरपेक्षता का मेंशन किया गया है। और हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी असार्वभौमिक केस में सेकुलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बताया है। तो सर चाहे बहुसंख्यक धर्म चाहे कितना ही सर डेमोक्रेसी में मतलब अपना योगदान दे, लेकिन सर जो धर्मनिरपेक्षता का जो देश का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो वॉयलेट नहीं होना चाहिए। तो ओके। मैं सर किसी भी धर्म के आधार पे इंडिया को प्रतिनिधित्व नहीं, सभी धर्मों का समान हक होना चाहिए सर। ओके। कल को आप अगर आईएएस सपोज बनते हो तो आप किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करेंगे? यस सर। मैं यदि मुझे आईएएस ऐसा कोई मौका भी नहीं, आईएएस कोई भी अगर जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है? सर यदि नॉर्मली देखा जाए तो सर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ये डीओपीटी है, ये वो उनकी नियुक्तियों को मैनेज करता है। और बाकी सर कॉन्स्टिट्यूशन के सानिध्य में ही वो कार्य करते हैं, आर्टिकल 311 के तहत। ठीक है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। और मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे कहते हैं कि न्याय मिलने में बहुत समय लग जाता है अदालतों में, यस सर। प्रशासन कैसे मदद कर सकता है न्यायालयों की न्याय जल्दी दिलवाने में? यस सर। इसमें सर एक तो ये कर सकते हैं कि जो फाल्स केसेस है वो मतलब सर कम से कम रिपोर्ट दर्ज हो उनकी। और सर जो अब ये तय कैसे करोगे कि वो केस जो है फॉल्स है या नहीं है? ये सर वो तो मतलब जुडिशरी ही करेगी। लेकिन सर इसमें हम ये कर सकते हैं कि जो साक्ष्य इकट्ठा करने में ज्यादा टाइम लग रहा है, चार्जशीट जो फाइल करने में ज्यादा टाइम लग रहा है, तो प्रशासन इस चीज में थोड़ा मतलब स्पीडी रूप से कार्य करे, तो फिर कोर्ट के सामने एविडेंस है वो भी जल्दी प्रस्तुत होंगे, और न्याय वगैरह जो भी कार्य है वो भी जल्दी मिल सकता है सर। अनुच्छेद 21 जो हमारे जीवन का अधिकार हमें देता है, उसमें राइट टू स्पीडी ट्रायल भी हमारा क्या एक फंडामेंटल राइट उसमें कवर होता है? सर इसमें जो आई थिंक एक उसनेरा खातून केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला भी था कि जो स्पीडी ट्रायल है वो मतलब जो कैदी है उनके लिए जो एक अंडर ट्रायल कैदी है उनके लिए सर एक जीवन के अधिकार के समान है। तो अनुच्छेद 21 के तहत उसनेरा खातून केस में स्पीडी ट्रायल के बारे में कुछ सुप्रीम कोर्ट द्वारा वक्तव्य दिया गया है। यूएपीए केस के बारे में आजकल काफी बात चल रही है। यूएपीए के बारे में आपने सुना हुआ? यूएपीए के बारे में, यस सर। यूएपीए के बारे में काफी बात चलती है और उसकी आलोचना की जाती है। कहते हैं कि ये मानव अधिकारों के खिलाफ कानून बना हुआ है और खास करके ट्रायल से पहले ही कैदियों को जो है कैद कर लिया जाता है, अपराधियों को कैद कर लिया जाता, आरोपियों को, रेदर मैं बोलूँ तो आरोपियों को जो है हिरासत में ले लिया जाता है और उनका ट्रायल भी नहीं होता है। 5-5 साल तक, 10-10 साल तक ट्रायल नहीं होता है। क्या ये अनुच्छेद 21 की जो हमारे को जीवन का अधिकार देता है उसकी जो है क्या ये उल्लंघना नहीं है? सर जो यूएपीए 1967 है वो सर नॉर्मली जो नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल जो यूनिटी, इंटीग्रिटी वगैरह इन भावनाओं को आधार पर देख के लाया गया है। लेकिन सर 2015 से लेके 2020 तक सर इसमें जो 97% केसेस थे वो सर उसमें जो मतलब जो दोषी था उसको सर वो गिल्टी भी साबित नहीं हुई, तो इसका सर मिसयूज ज्यादा हुआ है। तो इसमें नॉर्मली सर जो गवर्नमेंट है, एग्जीक्यूटिव है, उसके द्वारा सर जो अ, विभिन्न दूसरी विचारधाराओं के जो व्यक्ति है उनके विरुद्ध इसको प्रयोग किया गया है। तो इसमें सर हम मतलब ऐसा भी कर सकते हैं, सर इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि जो ये प्रॉपर एविडेंस हो या फिर उसके आधार पे ही यूएपीए वगैरह उसको मतलब लागू किया जा सकता है। और इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, वो भी कुछ गाइडलाइंस जारी कर सकते हैं, क्योंकि इसका मिसयूज ज्यादा हो रहा है सर। सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस जारी करेंगी तो वो कानून बन जाएंगी। तो कानून बनाने का अधिकार तो लेजिस्लेचर का है, सुप्रीम कोर्ट कानून बना सकती है क्या? सर कानून यदि सर एग्जीक्यूटिव के जो लॉ है उसका सर जुडिशियल रिव्यू तो कर सकती है,
व्यू कर तो सकती है। ठीक है रामनिवास, हम आराम से भी बात करते हैं। ठीक, थैंक यू सो मच। ठीक। रामनिवास जी, सर, यस मैम। तो हैं आप, नजर नहीं आ रहे हैं मुझे। यस मैम। हाँ, राइट। कैसा रहा आपका इंटरेक्शन हमारे साथ आपके हिसाब से? मैम, मुझे तो लग रहा है कि अभी बहुत सुधार करने की आवश्यकता है, बिलो एवरेज है मैम बहुत। नहीं नहीं, आप अपने पे बड़े हार्श हैं, ऐसा नहीं है। आपका सबसे पहले बड़ी दिलचस्प सोच है, सोच है और दिलचस्प सोच है। दूसरा, आप में आत्मविश्वास बहुत है, जो कि सब अच्छी बातें हैं। और रीजनेबल प्रेपरेशन है, भी टाइम है आपके पास तो, और जो चीजें कमियां हैं वो आप कर भी सकते हैं। ये सब चीजें आपके बहुत पॉजिटिव हैं। यस मैम। कुछ चीजों में आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। ये जो मैं आपसे सहमत नहीं हूं, ये आपने बहुत बार इस्तेमाल किया है और सबके साथ इस्तेमाल किया है। इसको थोड़ा सा आप स्पेरिंगली इस्तेमाल करिए। एक ओके मिनट ओके। कहाँ गया, एक मिनट कहाँ गया ये? Okay. इसको आप थोड़ा सा स्पेरिंगली की, नहीं तो थोड़ा सा एरोगेंस की इंप्रेशन हो जाएगी, जो आपका बिल्कुल मंशा है ही नहीं, है ना? यस। अ, दूसरी चीज, एक और चीज होती है, जब जैसे सवाल पूछे कभी भी आपको, जैसे मैंने भी आपको प्रोवोक किया जानबूझ के, देखने के लिए कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। मैम, बोलने का तो मौका मुझे कम मिला सर। हाँ जी, जब आपने मुझे क्वेश्चन पूछा तो मैं बोलना चाह रहा था, लेकिन मैम अब मैं समय अगले कुछ पॉइंट पे, अब मैं अगले पॉइंट पे आ रही हूँ। थोड़ा सा कोशिश करिए कि टू द पॉइंट ऑफ ब्रीफ में हो, बिल्कुल संक्षेप में। क्योंकि होता क्या है, इतने मेंबर्स होंगे बोर्ड में, टाइम लिमिटेड है उनके पास, इंटरव्यूज बहुत से होते हैं, है ना? तो क्या होगा, आपसे जो सवाल पूछा जाएगा, आप मुद्दे पर आते 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 आप 6 सेंटेंस लगा देंगे, तब तक दे विल मूव ऑन। वो अज्यूम, नॉर्मली क्या होता है, जो कैंडिडेट मुद्दे पे नहीं आते वो कैंडिडेट होता है जिसको आता नहीं है। लेकिन आपके केस में वो बात नहीं है, आपको आता है, लेकिन आप पूरा भूमिका बांध के तब बोलते हैं, जब तक द इंटरव्यूअर हैज मूव्ड ऑन। वही मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रही थी जानबूझ के, पॉइंट डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। आप में फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग होगी, मुझे आता था लेकिन मैम ने टाइम नहीं दिया। लेकिन क्यों हुआ? क्योंकि आपने 5-6 सेंटेंस इधर उधर के बोले। टू तो द इसलिए पॉइंट। कोशिश करिए कि सीधे मुद्दे पर आए, ठीक है? ओके। सीधे मुद्दे पर आए। और मुद्दे पे जब आए, तो जैसे अगर आपको 3 बिंदु बोलने, आप सबसे महत्वपूर्ण बिंदु सबसे पहले बोलिए, ताकि अगर इंटरप्ट भी हो जाए तो वो बिंदु तो सामने है। और आपने बता दिया है कि मुझे 3 बिंदु बोलने हैं, तो बोर्ड कहेगा हमने इसको मौका नहीं दिया तीनों बोलने का, इसको आता होगा सब। लेकिन अगर आप मुख्य बिंदु पहले नहीं बोलेंगे और एम्ब्रॉयडरी करते रहेंगे, भूमिका बांधते रहेंगे, तो बोर्ड सोचेगा कि आपको आता नहीं है। एक बिंदु पे बोर्ड आपको 6 मिनट तो देगा नहीं, है ना? ये आप ध्यान रखिए इसका। आप में फ्रस्ट्रेशन है, मैम ने टाइम नहीं दिया, बट एक्चुअली हुआ ये कि आप मुद्दे पर आते आते आपने समय लगा दिया। वो क्यों हुआ? क्योंकि आपको इतना आता था, आप सब चीज बोलना चाहते थे। बात सही है नहीं है? यस मैम। इसलिए आपको प्राथमिकता निर्धारित करनी पड़ेगी। और ये भी एक बिंदु है जो एडमिनिस्ट्रेटर में देखा जाता है। आप जैसे टॉप पे जाते, हमारे मंत्री जी थे, अरुण जेटली साहब थे, 10 मिनट से ज्यादा सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं देते थे। लेकिन इतने शार्प थे कि मतलब देते थे आपको टाइम, लेकिन उनका कंसंट्रेशन 10 मिनट रहता था। लेकिन इतने शार्प थे, कोई भी बिंदु ले जाइए वो 10 मिनट में समझ लेते थे पूरा। लेकिन अगर आप इधर उधर बीट अराउंड करेंगे, आपका समय पूरा हो गया। इसी तरह जैसे आप ऊपर जाएंगे सर्विस में, आपको और भी संक्षेप में अपनी बात कहनी पड़ेगी, मुद्दे पर फौरन आना पड़ेगा, ठीक है? ये याद रखिए, ज्यादा बोलना इंटरव्यू में कोई प्लस नहीं होता है, टू द पॉइंट बोलना। अब कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा आदमी ने तैयारी की है, आदमी सब चीज बताना चाहता है, नहीं, उस टेम्पटेशन को रेजिस्ट करिए। सोचिए, 10 सेकंड के लिए टाइम मांग सकते हैं आप बोर्ड से, और फिर उसके बाद अपने थॉट स्ट्रक्चर करके जो महत्वपूर्ण बिंदु है, 1 2 3 कह के, मैडम मैं तीन बिंदु में बोलना चाहूंगा, और सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट, ठीक है? ये याद रखिए। और नॉट सहमत, सहमत नहीं हूं, सहमत नहीं हूं बार बार कहना उचित नहीं होता है। सहमत आप नहीं है, ठीक है, आप उस तरीके से पोलाइटली पुट फॉरवर्ड करिए कि यस सर या मैम, आपका एक बहुत ही अहम प्रश्न है और बहुत ही विवादित प्रश्न है, इसके 2 पहलू हैं, लेकिन इन कारणों में के लिए मैं इस पहलू पे की ओर ज्यादा मेरा झुकाव है।
ठीक है, ओके, क्योंकि हम लोग ने तो आपसे आर्ग्यू नहीं किया ज्यादा, थोड़ा मैंने आपको नीडल किया इको टूरिज्म स्पिरिचुअल टूरिज्म पे शुरू में, मैंने जानबूझ के आपको प्रोवोक किया, देखते कितना दूर जाते हैं, कि देखिए कितनी तैयारी है आपकी, आपके पास डेटा नहीं था, बिना डेटा के आप आर्ग्यू कर रहे थे। ये हमेशा याद रखिएगा, इंटरव्यू में कभी ना करिएगा ऐसा। हाँ, और दूसरा एक दो बार अपनी अपनी बात कह दी, उसके बाद भी अगर बोर्ड मेंबर उद्दंडी होता जा रहा है, आप कहिए कि सर या मैम, अपनी लिमिटेड नॉलेज के साथ मेरा ये मत था, लेकिन आपके एक्सपीरियंस के साथ नेचुरली आपको ज्यादा आइडिया होगा और मुझे और पढ़ना है उसके बारे में। ये बहुत पोलाइट तरीका है कहने का कि मैं आपसे सहमत नहीं हूं, लेकिन आप क्योंकि सीनियर हैं और इस पोजीशन में मैं ज्यादा मुद्दे को खींचना नहीं चाहता। ठीक है, ओके, ये थोड़ा सा, क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड आपकी पर्सनैलिटी देख रहा है, वो देख रहा है कि पर्सनैलिटी में ये आदमी फिट इन करेगा या नहीं करेगा, टीम लीडर है नहीं है, औरों के साथ ही विल बी एबल टू गेट अलोंग और नॉट गेट अलोंग, या फिर अपना ही व्यू पॉइंट रखेगा, है ना। यस मैम, बाकी मेंबर्स ने भी कुछ आपसे इसी सवाल की तरह के सवाल पूछे कि यदि आपका वो सुन ही नहीं रहा है तो आप क्या करें, वो इसी तर्ज में थे, आपकी पर्सनैलिटी सॉफ्ट साइड को उभारने के लिए। ठीक है, अम, एक बस बाकी मैं प्रश्नों में आऊंगी नहीं, आपने अच्छा जवाब दिया, बाय एंड लार्ज मेरे प्रश्नों में आपके जवाब ठीक ठाक थे। हालांकि एग्रीकल्चर वाला आप कूद गए फिर बिना सोचे कि ट्रेडर है, आप सही कह रहे थे कि एग्रीकल्चर में ब्लैक मनी जाता है वाइट दिखाने के लिए, लेकिन वो तो यस कोई भी कर सकता है। बाद में आप मुद्दे पे आए कि कट ऑफ होना चाहिए इकोनॉमिक फाइनेंशियल, है ना, तो वो ट्रेडर वाली बात मैंने पकड़ के खींच ली आपके साथ, इसलिए सोच के बोलिए। ठीक है, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। तीसरी चीज, जैसे आपको मुद्दा मिला, किसी ने पूछा आपसे कि दो चीजें आप जो बदलना चाहते हैं, आप जो अपनी कमियां समझते हैं, ऐसा सवाल जो होता है ना, उसको अपॉर्चुनिटी समझिए, डिफेंसिव नहीं। मैं कहती क्या, मैं कहती मैं आइडियलिस्टिक हूं और मैं बहुत परफेक्शनिस्ट हूं। यस इट इज अ यस मैम, पॉजिटिव सेट एज अ नेगेटिव, मतलब इस टाइप की, अगर आप सोचें जवाब के पहले, हर क्वेश्चन एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, हर क्वेश्चन अपनी पर्सनैलिटी दिखाने का है ना। बैडमिंटन वाले भी मैंने आपको प्रोवोक किया, उसमें भी आप गोल 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 जाते रहे कि वो सिल्वर मेडल ब्रॉन्ज मेडल, बट द फैक्ट इज 140 करोड़ का नेशन, हम एक सिल्वर दो ब्रॉन्ज चार इसके भी बहुत खुश हो रहे हैं। तो इट इज नॉट जस्ट द प्लेयर्स, एक पूरा से चाइना तो 5-5 साल के बच्चों को ले जाके उसमें डाल देते हैं जिम्नास्टिक बनने के लिए, वो नर्सरीज है क्या क्या है, मतलब उस टाइप का इतना कंपल्शन। हमारे देश में डेफिनेटली फैसिलिटीज, रिगर, डिसिप्लिन, ट्रेनिंग, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, नो डाउट अबाउट दैट। और जो पहुंचते भी हैं, काफी कुछ अपने इंडिविजुअल टैलेंट पे पहुंच रहे हैं, तो इस पर थोड़ा सा गहनता से, डिफेंसिव मत हो जाए कीजिए। अगर आपको प्रोवोकेटिव सवाल मिलता है तो डिफेंसिव हो जाते हैं आप कि नहीं 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 वो ऐसा नहीं है, मैं सहमत हूं, ऐसे ना होइए। आदमी आपको, बोर्ड वाले आपको प्रोब कर रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी प्रोब कर रहे हैं, और क्योंकि मैंने पहले क्वेश्चन से ही जज कर लिया कि आप सीरियस कैंडिडेट हैं यस और आप में एक ठहराव है और आप में एक आत्मविश्वास है, इसलिए मैंने आपको जानबूझ के प्रोवोक किया। यस आप समझ रहे हैं। तो ये है, अपने इंटरेस्ट, अपनी स्टेट को और अच्छे डेटा के साथ प्रिपेयर कर लीजिए थोड़ा। थोड़ा डेटा जो टूरिज्म का भी है, इसका जो चीज है, आपका डिसिप्लिन जो है, हाउ इट कैन बी यूज्ड इन सिचुएशनल सिचुएशंस। जैसे आपका आपका डिसिप्लिन है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सिचुएशंस में आपको जो आपके सामने आएंगी, जैसे होती लॉ एंड ऑर्डर होगी, या कोई गवर्नमेंट प्रोग्राम की इंप्लीमेंटेशन है, या फ्लड है, या इलेक्शन है, जो है, उसमें आप कैसे डिसिप्लिन यूज कर सकते हैं, ये सब थोड़ी तैयारियां कर लीजिए। बाकी आप बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, और मेरे ख्याल आपसे आईएफएस आपने नंबर 5 रखा है, तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है, इतना लो आपने क्यों रखा है, कि आप समझते हैं कि इंटरनेशनल अफेयर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने जवाब जरूर तैयार किया होगा, पर थोड़ा सा सॉफ्ट रिप्लाई दीजिए। हाँ, पर अदरवाइज यू आर अ वेरी गुड कैंडिडेट। थोड़ी ये तैयारी करके और थोड़ा अपने इंटरव्यू कंडक्ट करने में थोड़ी सी सॉफ्टनेस और ओपननेस दिखाइए, तो आप बहुत अच्छा करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो ओके रामनिवास जी, आपने काफी अच्छा किया है, लेकिन एक तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप हिंदी में अंग्रेजी बहुत ज्यादा मिक्स कर रहे हैं। तो आप कोशिश करिए कि आप जितना अच्छा हिंदी बोल सकें बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका शुद्ध हिंदी आएगी तो उसका एक बोर्ड के ऊपर प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। ठीक है ना। सर अलग अलग मत है, कई बोर्ड में ऐसा बोला गया है कि इंग्लिश भी थोड़ी थोड़ी यूज कीजिए, क्योंकि वो नहीं, अदरवाइज जो आपकी शब्द बात। आपको हिंदी में नहीं आते उसके लिए करिए, बाकी जो शब्द आपको हिंदी में पता है उनको आप शुद्ध हिंदी में बोलिए।
शुद्ध हिंदी बहुत अच्छी भाषा है और उसका बहुत अच्छा प्रभाव होता है। यस ठीक है ना? और सर। ओके आपका सर। माध्यम हिंदी है तो क्यों नहीं आप हिंदी बोलिए, ओके ओके शुद्ध सर। बोलिए। और जब जाते हैं आप उनको नमस्कार करिए, आप गुड मॉर्निंग मत बोलिए। वो आपको समझेंगे कि आपका माध्यम हिंदी है, पहला इम्पैक्ट होगा उसका। ओके सर, ठीक है ना? नमस्कार सर। ओके हाँ, सर। तो इस तरह से बोलिएगा। अच्छा, दूसरी चीज, आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है हिंदी लिटरेचर, उसमें थोड़ी तैयारी कम है आपकी। वो यस सर वो। मानसरोवर तो कोई भी जानता है, मतलब ये तो बहुत कमजोरी है। और ये रामधारी सिंह दिनकर की कविता जो मैंने पढ़ी थी, ये पूरी महाभारत के ऊपर कविता है, जो सब लोग जानते हैं उसको। कुरुक्षेत्र, यस सर, मैं बाद में हैं? याद आ गया। हाँ, तो महाभारत के ऊपर उनकी पूरी कविता लिखी हुई है, उसको तो आपको जानना चाहिए ना, रामधारी सिंह दिनकर। वो तो यस राष्ट्रकवि रहे हुए हैं। और यस सर। मुंशी प्रेमचंद का जो उनकी कविताओं कविता नहीं, कहानियों का जो संग्रह है, वो मानसरोवर ही कहा जाता है। और कुछ नहीं है, आप कुछ और नाम बता रहे थे, वो नहीं है। ठीक ओके है, आप सर। जरा चेक करिएगा इसको। ठीक है, यस सर। मानसरोवर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसा भी है उसमें, कि उसमें लिखा हुआ है। ठीक है। तो और बीकानेर के ऊपर आपको पूरी मास्टरी होनी चाहिए थी, कि हर तरह भुजिया आपने बोला, लेकिन उसके साथ रसगुल्ले तो आप भूल ही गए हैं। सर और इस फिर आपने कुछ उनकी वहाँ की हैंडीक्राफ्ट के बारे में बोला, वो अच्छा था। सर थोड़ा सा और उसको सुधार सर लें। बीकानेर, यस सर। सर बीकानेर को भुजिया उद्योग में सर भुजिया और नमकीन की वजह से जीआई टैग मिला है। लेकिन सर रसगुल्ला वगैरह वो बंगाल और उड़ीसा साइड उनको जीआई टैग उधर से मिला है, तो मैंने ये मिस कर जीआई दिया। टैग मिला होगा, लेकिन रसगुल्ले बीकानेर के बहुत फेमस है। यस सर, जीआई थैंक यू। टैग नहीं मिला, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये काफी फेमस है। तो इनको आप थोड़ा ध्यान करिए। आपका वो जो नेशनल पार्क्स का था, वो बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने, पांचों नेशनल पार्क्स अच्छी तरह बताए हैं। फिर बीकानेर के डांसेज वगैरह, और ये भी फेमस है वहाँ का, एक वो मंदिर है जिसमें बहुत से विदेशी भी आते हैं, जहाँ पे करनी माता मन। हाँ, तो उनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। कोई वो प्रेप। अगर बोर्ड में जानकार हो, पूछ सकता है इसके बारे में। ठीक है। यस सर। तो बाकी तो मैडम ने आपको बता दिया डिटेल में, आप टू द पॉइंट। मैं भी ये कहूंगा कि आप प्रश्न का उत्तर उसी छोटे से छोटा करें, 3-4 सेंटेंस से ज्यादा नहीं रखें। और बिल्कुल उसके कोर पे चले जाएं, जो आपका मर्म है ना प्रश्न का, उसके ऊपर जाके उस प्रश्न का उत्तर दें। उसको सुने और उसके मर्म के ऊपर बोले। ठीक है। ओके। तो आपका जो प्रभाव होगा वो के ऊपर बहुत अच्छा होगा उससे। यस सर। ठीक है, तो कोशिश। आपको हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। रामनिवास, आपने यस सर। बहुत अच्छे से अपना इंटरव्यू दिया और अपनी बातों को बहुत अच्छे से रखा। और जैसे मैम ने आपको बताया कि अपनी बातों को जो है, थोड़ा सा मुझे लगता है कि ना, आप आपकी तर्क सही होते हैं, बिल्कुल क्लैरिटी ऑफ माइंड है आपके अंदर। लेकिन अपनी बात को जब आगे रखते हो तो जैसे मैम ने बताया, थोड़ा सॉफ्ट तरीके से रखने की कोशिश करो। सॉफ्ट तरीके का मतलब, जैसे सपोज मैंने बोला हिंदी के बच्चे जो हैं, हिंदी माध्यम के बच्चे सिविल सर्विसेज में नहीं कर पाते, तो जैसे आपने बोला नहीं, मैं सहमत नहीं हूं, तो इसी बात को एक थोड़ा पॉजिटिव अप्रोच से बोल सकते हो आप, कि हाँ सर, ये बात बहुत सारे लोगों के लिए ये बात सत्य है। लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर ऐसा मानता हूं कि थोड़ा सा उसको आपने क्या कर दिया, मोल्ड कर दिया। इंस्टेड जैसे ही आप बोलते हो ये बात को कि मैं आपके साथ असहमत हूँ, इसका मतलब है एक विवाद पैदा सा हो जाता है वहां पर। समझ रहे हो बात? और ऐसा करने की आपकी इंटेंशन नहीं होती, आपकी इंटेंशन तो सिर्फ अपनी बात को आगे रखने की होती है। तो आप सबकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए, सिर्फ पूछने वाले की भावना की बात नहीं कर रहा मैं, उस सवाल में जितने लोग शामिल हैं, जैसे मैंने बोला कुछ लोग कहते हैं कि उनके लिए हिंदी एक बहुत बड़ा जो है चुनौती है, तो उन लोगों की भी भावनाओं को आपकी बात से ठेस ना पहुंचे, ऐसे ना लगे कि वो तो उन्हें कुछ भी नहीं पता, वो गलत है, मैं सही हूं। आंसर से वो चीज झलकनी नहीं चाहिए। तो जिसे हम बातचीत के जरिए कहते हैं, डिप्लोमेसी कहते हैं, थोड़ा सा उसको कोशिश करें गोल, अपनी बात को जो है सीधा कटाक्ष से ना कहने का प्रयास करें। दूसरी बात, मैं देख पा रहा हूँ आपका ये शायद कोट भी ब्लैक कलर का है, और आई थिंक टाई भी ब्लैक कलर की है।
वो जो फॉर्मल है वो अलग है सर, ब्लू में, हाँ ब्लू और नेवी ब्लू में वो अलग है हाँ, सर, ये तो। वो अलग है, क्योंकि ये पूरा एक एडवोकेट वाली जो है थोड़ी सी लुक लग रही थी, तो कोशिश कीजिएगा कि अगर कुछ और पहन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इस तरीके से ब्लू भी है पूरा। सर, अलग हाँ, वो वो ठीक है, अलग ड्रेस बहुत अच्छी बात। और दूसरी बात, आपने अपनी जितनी बातों को कही, जैसे अभी मैम ने भी बताया, सर ने भी मेंशन किया, उसको बखान के बताने की बजाय शॉर्ट में बताने का प्रयास करें। जैसे मैंने बताया राजस्थान से आप क्या मूल्य सीखते हैं, तो आप सीधा बता दें ये मूल्य सीखता हूँ, खत्म। अब आपने उस मूल्यों को और डिटेल में ले जाने की कोशिश करी, तो वो क्वेश्चन था ही नहीं आपसे, लेकिन है। आपने क्या किया, उसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर दिया। तो कोशिश करें उसको थोड़ा सा कट कर दें। और मुझे लगता है जो बाकी आप सरो मैम ने आपको बता दिया, थोड़ा सा करंट को अपना प्रिपेयर करके रखना, जितने भी रिसेंट इश्यूज चल रहे हैं उसको, खास करके जो भी नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज हैं, जैसे मैंने आपसे दलाई लामा और शेख हसीना का पूछा, तो आप सीधा ही बताएं कि सर मुझे ये समानता दिखती है एक पॉइंट, और ये मुझे असमानता दिखती है दूसरी बात, कि वहां पर ये हुआ था और यहाँ पर ये हुआ था। आपने शायद उस बात को जो आप 30 सेकंड में या 40 सेकंड में कह सकते थे, आपने उसी बात को 2.5 से 3 मिनट लिया। तो कई बार Yes, ऐसा इंप्रेशन आ जाता है कि शायद क्लैरिटी ऑफ माइंड की कमी है, बट ऐसा है नहीं आपके साथ, क्योंकि आपके मैंने जब पूरे आंसर सुने तो कॉन्सेप्चुअली क्लियर है सब चीजें। बट थोड़ा सा टू द पॉइंट अगर होंगे तो बेहतर रहेगा। बाकी आपने अच्छा किया बहुत, मुझे पूरी उम्मीदें हैं आपसे। कब है आपका इंटरव्यू? 4 फरवरी को सर। 4 फरवरी को आपके पास सफिशिएंट टाइम है, प्रिपेयर करें। और बस मैं यही कहना चाहूंगा, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।